बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम इस चैप्टर के 4 मेन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वो टॉपिक्स भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि उन टॉपिक्स में से एग्जाम्स में से कौन से एमसीक्यूज आते हैं और कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। वो टॉपिक्स कौन से हैं कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक है, कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक है, और हमारे पास जो साल्ट है वो क्या न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। फिर जब हम ये स्टडी कर लेंगे तो फिर हम ये पढ़ेंगे कि साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, ये टॉपिक भी हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। और फिर लास्ट में बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, बफर सोल्यूशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, बफर सोल्यूशन की कंपोजिशन क्या है, बफर एक्शन किस तरीके से होता है, और हम बफर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस क्या हैं। तो आप देखो कि जो एसिड है, एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो पानी में आयनाइज हो। एनी सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन और प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। ये मैंने जनरल मोनोबेसिक एसिड लिया है। मोनोबेसिक एसिड मीन जिसके पास एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हो, प्रोटॉन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। तो ये एसिड की डेफिनेशन हो जाएगी कि एसिड इज दैट सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन और प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जब एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर देता है फिर एन आयन बनता है, उस एन आयन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो HA क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिहाज से ये जो HA है वो क्या बन जाएगा, एसिड। और वाटर क्या कर रहा है, H प्लस को गेन कर रहा है, प्रोटॉन को गेन कर रहा है, और वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को गेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो वाटर क्या बन जाएगा, बेस। जब एसिड अपना प्रोटॉन लूज कर देता है फिर जो एन आयन बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। तो ए नेगेटिव क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और इसी तरीके से जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो ए नेगेटिव प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो आपने याद रखना है कि जब कभी एसिड पानी में आयनाइज होगा तो जो उसका एन आयन होगा, उसका काउंटर आयन होगा, वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। और जब कभी बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो फिर जो कैट आयन बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब हमें मालूम है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के मुताबिक जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को। तो अब आप देखें कि जो वाटर है, वाटर एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट के तौर पे, यानी वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। तो वाटर सॉल्वेंट के तौर पे है और इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम वाटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, केसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर चेंज नहीं हो रही, ये दोनों कांस्टेंट हैं। ये दोनों कांस्टेंट मिलके एक न्यू कांस्टेंट बना लेंगे। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए। और क्या बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट।
तो कहने का मतलब क्या है कि जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये हमें बताएगा कि जो एसिड है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर के ए की वैल्यू ज्यादा हुई, इसका मतलब है कि न्यूमिरेटर की वैल्यू ज्यादा है, इसका यह मतलब हुआ कि वो एसिड ज्यादा H प्लस आयन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो लिहाजा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर के ए की वैल्यू कम हुई, इसका मतलब ये है कि न्यूमिरेटर की वैल्यू क्या है, कम है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ वो एसिड कम H प्लस आयन लूज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो हमें पैरामीटर क्या पता चला जिसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। वो पैरामीटर क्या हो जाएगा कि अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हुई, इसका मतलब है उस एसिड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है, तो इसका ये मतलब हुआ वो एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम हुई, इसका मतलब है वो एसिड कम आयोनाइज हो रहा है वाटर पानी में, तो लिहाजा वो एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। तो हमें ये पैरामीटर्स पता चल गए जिस पैरामीटर्स की बेस पे हम बता सकते हैं कि एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल्स ली हैं। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड। ये जितने भी एसिड्स हैं ये तमाम के तमाम वीक एसिड्स हैं। क्यों वीक एसिड्स हैं? बिकॉज दीज एसिड्स गिव्स लेस H प्लस आयन इन वाटर, यानी इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगी। दूसरा, जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगी तो के ए आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और आपको मालूम है कि पीके का क्या मतलब है, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। नेगेटिव लॉग एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है और छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो अब देखें, हमने ये डिसाइड कर लिया कि जिस एसिड की के ए की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है वो क्या है, वीक एसिड है। तो जिस एसिड की वैल्यू के ए की वैल्यू कम है, पीके क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ पीके ए, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। और चौथा पैरामीटर क्या हो जाएगा कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, वीक होगी। कॉन्जुगेट बेस दोबारा प्रोटॉन एक्सेप्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करेगी। अगर एसिड वीक हुआ तो उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिकॉज अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग है तो वो प्रोटॉन को दोबारा एक्सेप्ट करके रिएक्शन को किस तरफ शिफ्ट कर देगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगी। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास चौथा पैरामीटर क्या बना कि जो एसिड वीक होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आपको पेपर में एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि जो एसिड वीक होगा उसके पास कौन से पैरामीटर्स होंगे। वीक एसिड हैज लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एज इट गिव्स लेस H प्लस आयंस इन वाटर, value of Ka is low, value of pKa is greater and its conjugate base is strong। ठीक है, तो अब ये सारे कौन से एसिड हो गए, वीक एसिड, जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये जितने भी एसिड्स हैं सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पास कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे ये एसिड स्ट्रॉन्ग्स हैं। एक तो ये ज्यादा H प्लस आयन डोनेट करेंगे पानी में, यानी इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगी तो के ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जब के ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज के ए एंड पीके एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एंड फोर्थ वैल्यू, फोर्थ, कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जब कॉन्जुगेट बेस वीक होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करेगा। तो अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है इससे आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, जो ज्यादा आयोनाइज हो। ठीक है, अब एसिडिक
स्ट्रेंथ को बताने के लिए जो पैरामीटर है वो क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, वैल्यू कम हुई तो वीक। ठीक है, अगर ये ज्यादा है तो पीके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये ज्यादा है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगी और कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हम इस चारों पैरामीटर्स की बेस पे बता सकते हैं कि कौन सा एसिड वीक है और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। अब यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे किस पे, बेस पे। बेस किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है, या OH आयन पानी में दे, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। बेस इज द एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन और गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। ये मैंने एक बेस ली है A नेगेटिव जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये बेस है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी फिर जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है फिर जो एनाइन बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से हम इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और रिएक्टर्स की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो लिहाजा वाटर को क्या कर देंगे, केसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों कांस्टेंट्स मिलके एक न्यू कांस्टेंट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, केबी। ठीक है, केबी क्या हो जाएगा, बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये भी क्वांटिटेटिव पैरामीटर है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई इसका मतलब है कि न्यूमिरेटर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो बेस ज्यादा आयोनाइज हो रही है, ज्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या बेस क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर इज द बेस। अगर इसकी वैल्यू स्मॉल हुई तो इसका मतलब क्या है कि वो बेस क्या हो जाएगी, वीक। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Kb वीकर इज द बेस। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रॉन्ग बेसिस है और कौन सी वीक बेसिस है। मैं आपको बस ट्रिक बता रहा हूं कि पहले ग्रुप की बेसिस और दूसरे ग्रुप की बेसिस, ये बेसिस क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाएंगी। क्यों स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी, एक तो वो पानी में ज्यादा आयोनाइज होंगी, उनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगी। दूसरा, जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है तो Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब Kb की वैल्यू ज्यादा है और Pkb की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगी उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, अब यही चार पैरामीटर्स हम अप्लाई करेंगे किस पे, वीक बेसिस पे। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं वीक बेसिस के। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेसिस है। जब हम ये वर्ड यूज करें वीक बेसिस, इसका मतलब है कि वो पानी में कम आयोनाइज होंगी, उनकी Kb की वैल्यू यानी बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और Pkb की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और इनका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से OH आयन निकल जाएंगे, पीछे रह जाएगा Al+3, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, Cu+2। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, Fe+3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, NH4+। तो इनके कॉन्जुगेट एसिड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस अंदाज से आते हैं और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसिड की डेफिनेशन क्या है, इट गिव्स H+ आयन और प्रोटॉन इन वाटर। ठीक है, फिर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा सब एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग है, वो चार पैरामीटर्स हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगी, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर कम हुई तो वो वीक एसिड हो जाएगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ पीके, वो भी क्या हो जाएगा, वीक एसिड, और उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो वीक एसिड हैज लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, लो वैल्यू ऑफ के ए, लार्ज वैल्यू ऑफ पीके ए एंड कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्ग। दूसरा, पेपर में आपको MCQ आ सकता है,
मसलन आपको 4 एसिड दिए हों और पूछा जाए कि कौन सा एसिड वीक है, तो अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन दी हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड या कार्बोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या है, वीक एसिड। तीसरा पेपर में आपको एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एचएफ। एचएफ की कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आपने प्रोटॉन को रिमूव कर देना है और फिर जो एनाइन बन जाएगा वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। लाइकवाइज व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपने प्रोटॉन को रिमूव कर देना है, इसके पास एक आयनाइजेबल प्रोटॉन है, ये मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। तो जो एसिटेट आयन बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो आपने 2 प्रोटॉन रिमूव करने हैं, एक प्रोटॉन रिमूव करना है, तो पीछे क्या बच जाएगा, HCO3 नेगेटिव। ये जो एनाइन है ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा कार्बोनिक एसिड का। व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आपने इसका जो एक आयोनाइजेबल प्रोटॉन है उसको रिमूव कर देना है, तो पीछे बच जाएगा फॉर्मेट आयन, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCN, HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आपने प्रोटॉन को रिमूव कर देना है, पीछे क्या बच जाएगा, CN नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये आपको पेपर में MCQ आ सकता है। इसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो पानी में ज्यादा आयोनाइज होंगे, उनकी Ka की वैल्यू भी ज्यादा होगी, Pk की वैल्यू भी कम होगी और उनकी कॉन्जुगेट जो बेस है वो वीक होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें से पेपर में गलत ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं, इसमें से एक प्रोटॉन को रिमूव करना है, दोनों प्रोटॉन को रिमूव नहीं करना, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो HSO4 नेगेटिव है, ना कि SO4-2 है। ये सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्जुगेट बेस नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या है, HSO4 नेगेटिव। इसी तरीके से HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl नेगेटिव, HBr का Br नेगेटिव, Hi का I नेगेटिव और HClO4 का इसमें से प्रोटॉन को रिमूव कर दो, पीछे क्या बच जाएगा, ClO4 नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस होगा। तो आपको ये पेपर में MCQs आने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हमने बेस के बारे में पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बेसिस स्ट्रॉन्ग है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेसिस के पैरामीटर क्या हैं कि उसकी Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, आयनाइजेशन ज्यादा होगी, Pkb की वैल्यू स्मॉल होगी और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो OH नेगेटिव रिमूव करने के बाद जो कैटाइन या सब्सटेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने क्या करना है, OH को रिमूव कर देना है, पीछे क्या बच जाएगा, Li प्लस। Li प्लस क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na प्लस बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का K प्लस कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड का Rb प्लस कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड का CS प्लस बन जाएगा, फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड का Fr प्लस बन जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी कॉन्जुगेट एसिड्स भी बता सकते हैं, ठीक है। और जो वीक बेस होगी ये आपको मालूम होनी चाहिए कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। इनके पैरामीटर्स क्या हैं, Kb की वैल्यू कम होगी, आयनाइजेशन कम होगी, Pkb की वैल्यू ज्यादा होगी और कॉन्जुगेट एसिड इनका स्ट्रॉन्ग होगा। मैं बता चुका हूँ कॉन्जुगेट एसिड क्या है, OH नेगेटिव रिमूव करने के बाद जो कैटाइन बच जाए वो इनका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का Al+3, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड का Cu+2, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का P+3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव। ये MCQ पेपर में आ सकते हैं। अब हम ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, अब इस टॉपिक को अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चंस किस अंदाज में पेपर में आते हैं, ठीक है। एक तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव दैट फॉर एसिड Ha, हमारे पास एक मोनो बेसिक एसिड है Ha और इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या है, A नेगेटिव। अगर उसको पानी में ऐड करें तो प्रूव ये करें Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, और दूसरा प्रूव ये करें Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw इज इक्वल टू 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों प्रूव कर लेते हैं, बहुत आसान है। हमारे पास क्या है, एसिड गिवन है Ha, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट अस कंसीडर आयनाइजेशन ऑफ गिवन एसिड Ha इन वाटर। उसकी आयनाइजेशन कर ली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट को की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेज टू नंबर ऑफ टाइम द पार्टिकुलर कोफिशिएंट अपीयरिंग इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन,
और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वाटर चूंकि कांस्टेंट है, सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, तो हम इसको Kc के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों कांस्टेंट मिलके एक न्यू कांस्टेंट बना देंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, Ka। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इट इज एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यही पैरामीटर है, हम पढ़ चुके हैं, ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर है जो बताता है कि एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से हमें कॉन्जुगेट बेस का क्या था, कॉन्जुगेट बेस ए नेगेटिव है Ha की, जब उसको पानी में ऐड करेंगे कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और OH नेगेटिव रिलीज करेगी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखें, अब वाटर क्या है, अगेन सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, दोनों कांस्टेंट मिलके हम क्या बना देंगे, Kb। जो Kb है इट इज बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है उसमें से हम क्या करेंगे, Ka इंटू Kb, Ka को Kb से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम देखें कि ये Ha और ये Ha क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये A नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। पीछे क्या बच जाएगा, पीछे क्या बचेगा, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू concentration of H plus ion into concentration of OH negative ion। ये जो concentration of H plus ion into concentration of OH negative ion है, इसको ionic product of water बोलते हैं और डिनोट करते हैं Kw से। तो ये क्या बन जाएगा, Kw। ठीक है, और अगर आपको मालूम है कि वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion into concentration of OH negative ion क्या होती है, 10⁻⁷ मोल पर dm क्यूब के इक्वल होती है। हम इस H प्लस की जगह और OH नेगेटिव आयन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10⁻⁷ पुट कर देंगे। तो हमारे पास Ka इंटू Kb क्या आ जाएगा, Kw, और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 10⁻14 के इक्वल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि Kw की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो इसलिए टेम्परेचर को साथ मेंशन करना लाजमी है। ठीक है, ये पहला प्रूफ यहाँ तक हो जाएगा। अब हमें कहा जाएगा कि दूसरा प्रूफ करें, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 14 के इक्वल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करके बिल्कुल अभी जहां तक हमने प्रूव किया है वहां तक हम कर लेंगे। उसके बाद क्या स्टेप अप्लाई करेंगे, टेकिंग नेगेटिव लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव लॉग p के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस माइनस लॉग ऑफ Kb, और ये आपको मालूम है कि वैल्यू किस इक्वल थी, 10⁻14, ये हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻14। माइनस लॉग ऑफ Ka इसका मतलब है pKa, ये pKa की डेफिनेशन है, और माइनस लॉग ऑफ Kb ये क्या हो जाएगा, pKb, और ये -14 जब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये -14 इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लॉग टू बेस 10 रह जाएगा। लॉग बेस 10 ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो आपके पास प्रूव हो जाएगा pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पॉइंट आउट एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल साल्ट्स फ्रॉम गिवन वंस। हमें 7 साल्ट दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि हम बताएं कि कौन सा एसिडिक साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है और बेसिक साल्ट है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, और ये टॉपिक भी मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि अगर आपको ये मालूम हो कि कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, कौन से बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक हैं, जो मैंने शुरू में बता चुका हूं, वो आपने याद कर लेना। अगर आपको ये मालूम हो तो आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मैंने टॉपिक पढ़ाना है साल्ट हाइड्रोलिसिस, वो भी आप आराम से कर लेंगे। बफर सॉल्यूशन है वो भी आप आराम से कर लेंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो लेक्चर है बेस है, जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स मैंने देने हैं उसकी बेस है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया, इसका मतलब है कि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स वो 90% आपको समझ में आ गए। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो आप नेक्स्ट 2 लेक्चर्स भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने क्या करना है, ये जो मैंने शुरू में बताए हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये आपने लाजमी याद कर लेना है। अगर आपने एक दफा याद कर लिया फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए NaCl ये एक साल्ट है। साल्ट हमेशा कैसे बनता है कि कैट आयन जो कि बेस से आता है और एन आयन जो कि कहां से आता है, एसिड से। इसका मतलब है कि ये सोडियम क्लोराइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की कॉम्बिनेशन से बना है। आप इन दोनों को देखना है कि ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक हैं। ये जो बेस है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, और ये एसिड ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। मैं बता भी चुका हूं शुरू में आपको। तो याद रखना कि ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉम्बिनेशन से बने वो साल्ट हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल। तो ये साल्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये आपको पेपर में MCQ भी आ सकता है, ठीक है। अब सेकंड को देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगेन कैटाइन हमेशा कहां से आएगा, बेस से, और एनाइन कहां से आएगा, एसिड से। तो कार्बोनेट का एसिड क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो अगर आप देखें तो मैं शुरू में आपको बता चुका हूं, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की कॉम्बिनेशन से बने, मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की कॉम्बिनेशन से बने। स्ट्रॉन्गर पार्ट कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब है वो साल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक साल्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देते हैं। अगेन कैटाइन हमेशा कहां से आता है, बेस से। एनाइन कहां से आता है, एसिड से। इसका मतलब है कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस हो से, और सल्फ्यूरिक एसिड से के रिएक्शन से कॉपर सल्फेट बनेगा, ठीक है। अगेन कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड में बता चुका हूं ये वीक बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगेन स्ट्रॉन्गर पार्ट कौन सा है, एसिड। इसका मतलब है ये साल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और इस साल्ट की pH लेस देन 7 होगी। ऊपर वाले साल्ट की pH क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी। और NaCl के जो साल्ट है इसकी pH क्या होगी, 7 होगी। ये भी पेपर में आपको MCQ आ सकता है, ठीक है। आयरन 3 क्लोराइड। अगेन कैटाइन बेस से आता है और एनाइन एसिड से आता है। तो इसका मतलब है ये जो साल्ट है आयरन 3 हाइड्रोक्साइड और HCl की कॉम्बिनेशन से बना है। मैं शुरू में बता चुका हूं कि आयरन 3 हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगेन स्ट्रॉन्गर पार्ट कौन है, एसिड। तो ये साल्ट भी क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर हम इस साल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक मिलेगा। उसकी pH क्या होगी, लेस देन 7। फिफ्थ एग्जांपल को देते हैं। कैटाइन कहां से आता है, बेस से। एनाइन कहां से आता है, एसिड से। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और HCl क्या है, एसिड। अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में शुरू में बता चुका हूं कि क्या है, वीक बेस है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर पार्ट एसिड है, इसका मतलब है ये साल्ट भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सिक्स एग्जांपल देखते हैं। कैटाइन जो कि Na+ है, कहां से आता है, बेस से। और एनाइन कहां से आता है, एसिड से। तो एसीटेट का एसिड क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। शुरू में बता चुका हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 की बेस ग्रुप 2 की बेस हमेशा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस होगी। इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो इस साल्ट में स्ट्रॉन्गर पार्ट कौन है, बेसिक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर हम इस साल्ट को पानी में ऐड करेंगे तो सोल्यूशन की pH ग्रेटर देन 7 होगी, क्योंकि उस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन H+ आयन से ज्यादा होगी। अब लास्ट देखते हैं। अगेन कैटाइन कहां से आता है, बेस से। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्गर बेस है, और एनाइन कहां से आता है, एसिड से, जो कि एक वीक एसिड है। ये मैं शुरू में बता चुका हूं। तो अगेन स्ट्रॉन्गर पार्ट कौन है, बेस है। तो ये जो साल्ट होगा ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर हम इस साल्ट को पानी में ऐड करेंगे तो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन बनेगा, यानी pH ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि उस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन H+ आयन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये पेपर में MCQ भी आ सकता है। अगर आप ये चीज अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इंशाल्लाह जो जो 2 लेक्चर में नेक्स्ट आपको पढ़ाने हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सोल्यूशन, वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूं कि आपने जो शुरू में मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक बेस कौन है, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसको जैसे मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया है, आगे मैं बफर सोल्यूशन में और साल्ट हाइड्रोलिसिस में भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आपने ये लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़ना है और अपने दोस्तों से शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इसी चैप्टर का होगा उसमें हम साल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बफर सोल्यूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज।